ठीक है ना। तो रिवर्सल ऑफ एक्सट्यूबेशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू में फेजेस ऑफ एनेस्थीसिया पढ़े थे। फेजेस ऑफ एनेस्थीसिया 3 हैं। सबसे पहले इंडक्शन, इंडक्शन के अंदर फिर इंट्यूबेशन और फिर वेंटिलेशन है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया था जो भी हमने पढ़ा। और नंबर 3 पे हमारे पास रिवर्सल एंड एक्सट्यूबेशन है। तो ये रिवर्सल ऑफ और एक्सट्यूबेशन पे हम नज़र डालेंगे। ठीक है, देखें, जैसे ही सर्जरी ख़त्म होती है, सर्जरी को मैं इस तरह लिखता हूँ, सर्जरी ख़त्म होती है तो हम क्या करते हैं, हम नाइट्रस ऑक्साइड को स्विच ऑफ कर देते हैं। हेलोथेन या आइसोफ्लूरेन या सिवोफ्लूरेन है उसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, ऑफ़ करते हैं। और ऑक्सीजन को हम डेफिनेटली क्यों ऑफ़ करेंगे, ऑक्सीजन को हम ऑफ़ नहीं करते। ठीक है ना। और ठीक है, फिर पेशेंट क्या करता है, पेशेंट स्टार्ट करता है वेकअप के लिए। ठीक है ना, पेशेंट उठना स्टार्ट कर देता है। सही है, आपने 1000 बार पेशेंट को उठते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ठीक है, इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, नियोस्टिग्मीन देते हैं पेशेंट को टू ब्लॉक द ब्लॉकिंग इफेक्ट्स ऑफ एट्राक्यूरियम। ठीक है, नियोस्टिग्मीन एक एस्टाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, याद रखें ये नियोस्टिग्मीन एस्टाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है जो कि हमने इन वीडियोस में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। नियोस्टिग्मीन के साथ साथ हम क्या देते हैं, नियोस्टिग्मीन के साथ साथ हम एट्रोपिन देते हैं। और एट्रोपिन की डोज क्या रखते हैं, 0.02 mg/kg होती है एट्रोपिन की डोज। एट्रोपिन फिर क्या करता है, एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन असल में है क्या, एट्रोपिन एक मस्करिनिक एंटेगोनिस्ट है। ये एंटेगोनाइज करता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, नियोस्टिग्मीन हम एक तरफ देते हैं, नियोस्टिग्मीन इनहिबिट करता है एस्टाइल कोलिन स्टीरेज को। और फिर क्या अल्टीमेटली क्या होता है, एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना। इसी तरह आपने देखा होगा यहाँ पे जो जो साइनेप्स में एस्टाइल कोलिन होता है, साथ में इस एस्टाइल कोलिन को ये जब रिसेप्टर्स पे लग के निकलता है तो इसको खाने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर होता है, सॉरी एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस होता है। इस एस्टाइल कोलिन स्ट्रेस को नियोस्टिग्मीन ब्लॉक करता है। जब इसको ब्लॉक करता है तो इस जगह पे एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह हम साथ में एट्रोपिन क्यों देते हैं, एट्रोपिन एक मस्करिनिक एंटेगोनिस्ट है, याद रखें, एट्रोपिन एक मस्करिनिक एंटेगोनिस्ट है। ठीक है ना, जिनको हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एट्रोपिन जो है फिर क्या करेगा, एट्रोपिन मस्करिनिक रिसेप्टर्स को जो है जाके ब्लॉक करेगा। ठीक है, क्या, एट्रोपिन मस्करिनिक रिसेप्टर्स एमआर को ब्लॉक करेगा ताकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नियोस्टिग्मीन अवेलेबल रहे। ठीक है ना। फिर क्या होता है, इसमें भी अल्टीमेट रिजल्ट एस्टाइल कोलिन इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना। एस्टाइल कोलिन मैं दोबारा बताता हूँ, एक मस्करिनिक एंटेगनिस्ट है और इट इज़ यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया। इट इज़ यूज बिकॉज देयर विल बी टू डिक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशंस। ठीक है ना, ड्राइनेस क्रिएट करने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो नियोस्टिग्मीन अलॉन्ग विथ एट्रोपिन हम यूज़ करते हैं, शॉर्टली ये याद रखें। ठीक है ना। तो जब नियोस्टिग्मीन और एट्रोपिन की मौजूदगी में एस्टाइल कोलिन के लेवल्स जब बढ़ते हैं तो जहाँ कहाँ बढ़ते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो इस जगह में ये फिर डिस्प्लेस करता है एट्राक्यूरियम को। ठीक है ना, एट्रोपिन डिस्प्लेस करता है एट्राक्यूरियम को। और फिर क्या होती है, पेशेंट की मस्कुलर एक्टिविटी आहिस्ता 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 रिगेन होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, याद रखें। ईटीटी को फिर हम निकाल लेते हैं। ईटीटी जैसे ही पेशेंट कफ करता है तो इसका मतलब ये है कि कफ इज़ अ साइन ऑफ इंटॉलरेंस टू द ट्यूब, इसलिए फिर क्या करते हैं, हम ईटीटी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। एट दिस स्टेज सक्शन इज डन। ईटीटी निकालने के बाद सक्शन आपने देखा होगा अपने एनेस्थेटिस्ट को करते हुए। ठीक है, तो सक्शन करते हैं, क्यों करते हैं सक्शन, टू क्लियर द एयरवे।
ठीक है। ऑक्सीजन इज़ गिवन विद द मास्क। देखो अब हमने ईटीटी निकाल लिया है तो क्या रहता है पीछे, फिर मास्क लगा देंगे, मास्क के साथ हम ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को। कब तक? तब तक जब तक पेशेंट अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन नहीं करता। ठीक है ना। अब देखें, जो कभी कभी आपने नोट किया होगा कि पेशेंट वेक नहीं हो रहा, ठीक है, पेशेंट वेक नहीं हो रहा, तो कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ द फेलियर टू अवेक कौन कौन सी होती हैं? या तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयरवे होता है, ठीक है, या फिर रेजिडुअल इफेक्ट्स ऑफ द ओपिएट्स एंड एनेस्थेटिक एजेंट्स बाकी रहते हैं जिसकी वजह से पेशेंट वेक नहीं हो पाता, ठीक है। हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट वेक नहीं हो पाता, हाइपरकार्बिया की वजह से पेशेंट वेक नहीं हो पाता। हाइपोकार्बिया, देखें यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, हाइपरकार्बिया भी है, हाइपोकार्बिया भी है। हाइपोकार्बिया क्यों है? ड्यू टू ओवर वेंटिलेशन, ठीक है ना, इसकी वजह से भी पेशेंट वेक नहीं हो पाता। कभी कभी परसिस्टेंट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेट की वजह से भी नहीं हो सकता, और हाइपोथर्मिया की वजह से पेशेंट वेकअप नहीं हो सकता। ऐसे में पेशेंट को गर्म रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइपरटेंशन की वजह से वेकअप नहीं हो पाता पेशेंट। सर्कुलेटरी फेलियर लीडिंग टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकती है पेशेंट को ऐसे केसेस में, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, देखिए इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपकी नेक्स्ट डे ओटी लिस्ट होती है तो एनेस्थेटिस्ट उसको रात को भी एक दिन पहले रात को द नाइट बिफोर एनेस्थेटिस्ट कम टू चेक द स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक नहीं है तो वो अनफिट कर देते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको अनफिट कर देते हैं। तो ये चीज़ें पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम टेस्ट भी कराते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का, और वाइटल मॉनिटरिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ द पेशेंट टू अवेक, ठीक है।